जब मैं या फिर बस्तर के लोग बस्तर से या फिर छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं और ये बताते हैं कि भाई हम बस्तर के रहने वाले हैं, तो बड़ी हैरानी के साथ लोग देखते हैं और पूछते हैं क्या आप लोगों को नक्सलियों से डर नहीं लगता। दरअसल बाहरी लोगों को ये लगता है कि पूरे बस्तर में माओवादी यहाँ के लोगों के कनपट्टी पे गन पॉइंट करके घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है। दरअसल मेरे एक दर्शक हैं, संभवतः नॉर्थ ईस्ट से हैं, इन्होंने मुझसे सवाल किया था और साथ ही एक सुझाव भी दिया था कि सर बस्तर का एक मैप पकड़ के, मैप के साथ क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि माओवादियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड किस किस इलाके में बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बस्तर नक्सल प्रभावित है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे माओवादियों का प्रभाव है, या फिर यूँ कहें कि माओवादी अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। ये बस्तर का मैप है। बस्तर के मैप के साथ बस्तर जंक्शन में हमारे साथ बस्तर आईजीपी सुंदर राज जी हैं। सर आपका स्वागत है बस्तर जंक्शन में। नमस्कार सर। आपके साथ भी होता होगा जब आप ये बताते होंगे कि भैया बस्तर में हमारी पोस्टिंग है, तो बड़ी हैरानी के साथ देखते होंगे आपके जो बैचमेट्स होंगे या दोस्त होंगे या फैमिली मेम्बर्स होंगे। हाँ, निश्चित रूप से पूरा देश भर में बस्तर जो विगत वर्षों में चर्चा के विषय रहा और पहले काफ़ी नकारात्मक कारणों के लिए, जैसा कोई घटना होते, वायलेंट इंसिडेंट्स हुआ करते थे, उसकी कारण से बस्तर चर्चा में आते। लेकिन विगत कुछ वर्षों से परिस्थिति बदलते जा रहा है। अभी बस्तर काफ़ी पॉजिटिव स्टोरीज़ के लिए भी, कई सकारात्मक विषय के लिए भी चर्चा में आ रहा है, जैसा बस्तर कॉफ़ी से लेकर जो डैनेक्स है दंतेवाड़ा में, और जैसा आबूझमाड़ क्षेत्र में जो मलगम का जो एकेडमी है, जिसके माध्यम से हमारा आबूझमाड़िया बच्चे अन्य प्रदेश में भी जाकर काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स का प्रदर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा रहे हैं सर बच्चे खिलाड़ी। काफ़ी कई सकारात्मक विषय के लिए भी अभी बस्तर चर्चा में जाना चाह रहे हैं, और हमारा आशा हुई है आने वाले समय में जो बस्तर के बारे में लोग टूरिज़्म और अन्य जितना भी जो इधर का पॉजिटिव संभावना के लिए जानना चाहिए, और बस्तर के देखने के लिए बाहर के लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और बस्तर के जो प्राकृतिक सौंदर्यता है और इधर का जो कल्चर है, इधर का ट्रेडिशन है, इसका आनंद उठाए। इधर का नेचुरल जो वाटरफॉल है, अन्य जितना भी जो ट्रेकिंग रूट्स है, जो घने जंगल है, उसका आनंद उठा सकता है। और इसी के लिए आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी दर्शक को निवेदन करना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं। सर बस्तर का मैप है ये, और 7 ज़िले हैं हमारे यहाँ। तो सर इतने बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए बस्तर में माओवादियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ कहाँ है सर? कुछ ही पैकेट ऐसे हैं जहाँ माओवादियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये भी बताइए, और जो सामान्य इलाके हैं वो भी बताइएगा। जैसा बस्तर संभाग की टोटल क्षेत्रफल है लगभग 42,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो सामान्य रूप से केरल राज्य से इसको तुलना की जाती है। जो हमारा बस्तर का 7 जिला का इलाका मिलकर जो संभाग है, उसका क्षेत्रफल केरल राज्य से ज़्यादा है। और जैसा पहले बस्तर 1998 तक अकेला एक ही ज़िला हुआ करते थे, फिर 1998 में उत्तर बस्तर कांकर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 2 जिला अलग बनाया गया। फिर जैसा 2006-07 में नारायणपुर और बीजापुर का गठन हुआ, और 2012 में कोंडागांव और सुकमा जिला का गठन हुआ। इस पर आज की डेट में बस्तर इलाका में, बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 7 जिला हैं, और हमारा सीमावर्ती राज्य लगते हैं, मतलब पश्चिम क्षेत्र में हमारा जैसा गढ़चिरौली महाराष्ट्र का स्टेट का है, और दक्षिण इलाका में हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इलाका लगते हैं, और जो पूर्वी इलाका में हमारा उड़ीसा स्टेट के राज्य लगते हैं। इस प्रकार का हमारा जो 4 राज्य से हमारा बस्तर संभाग की सीमाएं छूती हैं। और जैसा यदि राज्य तब 2000 में गठन हुआ छत्तीसगढ़ राज्य, उसी हिसाब से यदि हम आंकलन करेगा, जो समय लगभग आधा से ज़्यादा क्षेत्र में जो नक्सल का गतिविधि का प्रभाव देखने को मिलते थे, खासतौर पर जो तब आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल में जी, खासतौर पर जैसा अनडिवाइडेड दंतेवाड़ा का, जिसमें बीजापुर और सुकमा जो दोनों जिला आते हैं। अभी जो देश के जो अधि नक्सल प्रभावित जिला की गिनती में दोनों बीजापुर और सुकमा जिला आते हैं, और जैसा आबूझमाड़ क्षेत्र है, जैसा नारायणपुर जिला का आते हैं। इन सब में अधिकतम इलाका जो जिसमें सुरक्षा बल या प्रशासन का मजबूत उपस्थिति नहीं, उसमें नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका के रूप में उसका शनाख्त की गई थे।
धीरे धीरे जैसा सुरक्षा बल का उपस्थिति बढ़ते गई, जो कैंप्स प्रारंभ की गई, थाना का संख्या बढ़ते गई और अन्य जो सब प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, जैसा तहसील गठन की गए थे, कई मतलब ब्लॉक्स गठन की गए थे, उसके कारण से मतलब यदि आज की डेट में यदि हम देखे जाए तो बस्तर संभाग के अंतर्गत सिर्फ 4-5 ऐसा छोटी जो पॉकेट्स है, जो सुकमा का दक्षिण सुकमा इलाका, जो किस्टाराम से लेकर चिंतलनार जगरुंडा इस क्षेत्र के इलाका होते हैं, और बीजापुर का जो दक्षिण बीजापुर इलाका है, जिसको जो ये जो इलाका है सर, जैसा बासागुड़ा से लेकर पामेड़ उसूर के जो बेल्ट जो बोला जाते हैं, लगभग ये जो बेल्ट है जी, इस बेल्ट को ये मान लिया जाए कि नक्सलियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला बेल्ट है, मतलब जहाँ पर नक्शे में अगर ये इस हिस्से को हम देखें, हाँ, जहाँ पर जो वर्तमान में जो सुरक्षा बल का या जो प्रशासन का इतना ज़्यादा उपस्थिति नहीं है, जो आमतौर पर नक्सली जो इंटर स्टेट बॉर्डर से इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर को अपना प्रभाव इलाका के रूप में डेवलप करने के पनाहगाह के रूप में विस्तार के रूप में कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से देखा जाए ये बेल्ट है। और साथ साथ जो नेशनल पार्क एरिया, जिसका इंद्रावती नदी के किनारे वाला इलाका है, जो नेशनल पार्क एरिया जो है, ये जो पैकेट है, और उसको ऊपर मतलब जो अबुझमाड़ इलाका है, और ये बिल्कुल लगा हुआ हिस्सा है सर, ये कंप्लीट है जी। इंद्रावती जो नदी है मतलब बस्तर के लगभग 2 हिस्सा में जो डिवाइड करते हैं, जो पूर्वी से लेकर पश्चिम दिशा को ओर जाते हुए फिर भद्रकाली में उसका गोदावरी से संगम होकर फिर जाकर बे ऑफ बंगाल में उसका ये होते हैं। उसी हिसाब से देखा जाए मतलब जो इंद्रावती नदी की आसपास जो नेशनल पार्क एरिया और ऊपर जो अबुझमाड़ एरिया, नेशनल पार्क एरिया तो पूरा उनके कंट्रोल में है सर। हाँ, कंट्रोल में ऐसा नहीं बोल सकता है, जो उस इलाके का अलग अलग परिस्थिति है, जहाँ पर मैं पहले भी इस बात को जिक्र किया था, मतलब जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस या प्रशासन का किसी न किसी कारणवश मतलब जो मजबूत उपस्थिति नहीं है, उसको माओवादी द्वारा पूर्व में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाके के रूप में उसका विस्तार किए गए थे, लेकिन उसके काउंटर स्ट्रैटेजी के रूप में जैसा भी शासन का एक त्रिवेणी कार्य योजना है, विश्वास विकास सुरक्षा, उसमें यदि सुरक्षा का जो पार्ट को हम देखे जाए तो मतलब विगत 4 वर्षों में 62 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप इन सिक्योरिटी वैकेंट इलाका में प्रारंभ किए गए थे, ताकि नक्सल का प्रभाव को इस इलाके में कम कर सकता है, और उस इलाके में जो सड़क निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, बिजली आपूर्ति और अन्य मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित कर सकता है। कई स्कूल जो नक्सल समस्या काल से बंद हुई थी, उसका पुनः प्रारंभ किए गए थे। इन सब कारणवश जो नक्सल का जो प्रभाव क्षेत्र है धीरे धीरे कम होते हुए आज की डेट में मतलब सिर्फ कुछ इलाके में सीमित रह गई है, और हमारा कार्य योजना रहेगा आने वाले समय में उन क्षेत्र में भी हम पहुंचेंगे और नक्सल गतिविधि को उस इलाके में भी खात्मा करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। उसके साथ सर ये अबुझमाड़ का इलाका हो गया, नारायणपुर के हिस्से का, यहाँ पे माओवादियों की मजबूत पकड़ है। जैसे मैं अभी भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, उसका मजबूत पकड़ नहीं बोल सकता है, जैसा जहाँ पर हम लोग का सर आप जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तो उनकी मजबूत पकड़ ही कहेंगे। जैसे उपस्थिति हो सकता है, लेकिन जो उपस्थिति और जो उनका पकड़ में काफ़ी फ़र्क है। जैसा यदि क्षेत्र की जनता शुरुआत में जैसा उनकी जो विचारधारा से यदि किसी न किसी तरीके से प्रभावित हुआ, लेकिन आज की डेट में वो स्थिति नहीं रह गई, क्योंकि इतना वर्षों से माओवादी संगठन को इन इलाका का जनता नज़दीक से देखा है और समझा, और उनकी असली जो चेहरा है एक विकास विरोधी और जन विरोधी चेहरा है, उसको देख ली, जान ली, पहचान लिया। इसलिए इन इलाका में जरूर माओवादी गतिविधि हमको देखने मिलते हैं, उनका उपस्थिति को देखने मिलते हैं, लेकिन उनका पकड़ ढीला होते जा रहा है, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। उनका अभी विगत जैसे यदि 23 वर्ष की बात करें तब से राज्य गठन हुआ है, 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को माओवादी द्वारा अलग अलग आरोप में उनका हत्या की गई थी। सैकड़ों जो मशीनरी है जो निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल की गई थी, उसको माओवादी द्वारा जला दिया गया। शासकीय संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, और क्षेत्र में जो आदिवासी महिला बच्चे जंगल में महुआ बीनने के लिए जाते, प्रेशर आईडी की चपेट में आकर उनका नुकसान हुआ। नारायणपुर इलाके में एक घटना में 3 जो महिला है जो महुआ बीनने के लिए जंगल में गए थे, उनका आईडी की चपेट में आकर उनका मृत्यु हुआ, और यात्री बस को माओवादी द्वारा जला दिया गया। और इस प्रकार का माओवादी का हमेशा एक हिंसा का सहारा लेकर ही उनका राज चलाने का उनका एक उद्देश्य रहते हैं, इसलिए लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए उनका किसी प्रकार का समर्थन नहीं दे रहे। इसलिए मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगा, मतलब उनका पकड़ नहीं है, उनकी उपस्थिति है इन इलाका में। आने वाला जल्दी मतलब हम इन इलाका में भी उनकी उपस्थिति को सफाई करते हुए क्षेत्र की जनता को उनकी आतंक से राहत दिलाने की हमारी कोशिश रहेगी। जी, बीजापुर सुकमा का सीमावर्ती इलाका, इसके साथ बीजापुर तेलंगाना की सीमा, सुकमा आंध्र प्रदेश की सीमा में माओवादियों की उपस्थिति है सर। आपके शब्दों में कह देता हूं मैं,
अबूझमाड़ का जो हिस्सा है यहाँ पे माओवादियों की उपस्थिति है, और ये जो हिस्सा है नेशनल पार्क का, यहाँ पे माओवादियों की उपस्थिति है। इसके साथ सर दंतेवाड़ा बीजापुर की जो सीमा है बैलाडीला की पहाड़ियों के पास में, जो मिरतुर का जो बेल्ट पड़ता है, मिरतुर गंगालूर का जो इलाका, एक बड़ा क्षेत्रफल है, इस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति है सर। जी, जैसा पूर्व में भी मैं बताए थे, जहाँ जहाँ थोड़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इलाका पड़ते, जहाँ एक जिला का पुलिस का आवक जावक कम रहते, दूसरे जिला का भी पुलिस का आवक जावक कम रहते, या इंटर स्टेट बॉर्डर जहाँ दो राज्य के बीच का जो इलाका पड़ते हैं, जहाँ दोनों राज्य का पुलिस का गतिविधि तुलनात्मक रूप से कम रहते हैं, उन सब इलाका को माओवादी द्वारा अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया के रूप में डेवलप किए गए थे शुरू से। उन इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स को स्लाइस करने के लिए हम लोग विगत वर्षों में काम किया है। उसी कारण से अभी जैसा यदि बीजापुर के जिला का जहाँ जिक्र कर रहे थे, जैसा गंगलूर से लेकर मिरतुर तक जो बैलाडीला का पश्चिम क्षेत्र होते हैं, इधर भी हाल फिलहाल में कई कैंप्स प्रारंभ किए गए थे। कई वर्षों के पश्चात इन इलाका में जो सड़क निर्माण कार्य, जो बिजली आपूर्ति, अन्य सुख सुविधा से क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो रहा है। बंद स्कूल्स पुनः प्रारंभ हो रहा है। इस टाइप का परिस्थिति देखने मिल रहा है। धीरे धीरे उन इलाका में भी नक्सल कॉरिडोर समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि माओवादी कैडर्स का एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन या एक एरिया कमेटी से दूसरे एरिया कमेटी जाने के लिए उनके इलाका सेफ कॉरिडोर को आवश्यकता हाँ, वो जो क्रॉसिंग पॉइंट थी वहाँ पे पुलिस ने कैंप स्थापित कर दिया। इस वजह से जो है एक इलाके से दूसरे इलाके में, या एक एरिया कमेटी से दूसरे एरिया कमेटी में, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है माओवाद संगठन को। जी सर, ये हमने इस इलाके की बात कर ली, बिल्कुल साउथ, और ये अपना ईस्ट वाला इलाका हो गया सर, ये पश्चिम इलाका हो हाँ पश्चिम। ओके सर, अब सर सुकमा और उड़ीसा की सीमा पे माओवादियों की मौजूदगी है क्या मौजूदा दौर में? जैसा बस्तर जिला, सुकमा जिला और उड़ीसा का मलकानगिरी का जो ट्राई जंक्शन इलाका पड़ते थे, जिसको तुलसी डोंगरी क्षेत्र के रूप में लोग पहचानते हैं, उन इलाका में भी माओवादी गतिविधि का पहले जैसा घटना या उनके एक्टिविटी देखने मिलते थे। जैसा वर्ष 2013 में जो जीरम इंसिडेंट हुआ है, जो उसका माओवादी संगठन की दरबा डिवीजन इलाका में हुआ थे, जीरम घाटी घटना हुआ थे। उसके पश्चात इधर काफ़ी इलाका में जो सिक्योरिटी कैंप्स खोले गए थे। हाल फिलहाल में चांदामेटा, बड्रीमो, तिरिया, और जैसे उड़ीसा में भी मलकानगिरी जिला में भी कई कैंप्स प्रारंभ किए गए थे। उस कारणवश माओवादियों का जो दरबा डिवीजन की गतिविधि काफ़ी हद तक अभी सिमट गई है, और उड़ीसा स्टेट कमेटी और दंडकानी स्पेशल जोनल कमेटी के बीच का जो आवक जावक इलाका, जो उनका कॉरिडोर, वो भी काफ़ी हद तक मतलब अभी बंद होते जा रहा है। और इससे क्षेत्र की जनता को मतलब जो नक्सल आतंक से काफ़ी राहत मिल रहा है। जैसे पहले जो जीरम घाटी घटना के पश्चात मतलब इन इलाका में एक दहशत की जो माहौल थे, और धीरे धीरे उससे लोग का मतलब जैसा उनका बाई का एक वातावरण समाप्त होते, मतलब उधर की संभावना का रूप में उस इलाके को देखा जा रहा है। जो जीरम इलाका जहाँ पर माओवादी गतिविधि थे, आज की डेट में उधर जो कॉफ़ी कल्टीवेशन, प्लांटेशन का काफ़ी एक्टिविटी हो रहा था। इस टाइप का अलग अलग क्षेत्र में कोई टूरिज़्म का हो रहा है, कोई ट्रैकिंग का रूट बन रहा है। इस टाइप का जो एक रोजगार का, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का और एक संभावना का क्षेत्र के रूप में इसको देखा जा रहा है, डेवलप हो रहा है। सुकमा से बस्तर मतलब जगदलपुर, यहीं से निकला था काफिला, और ये जो पहाड़ी इलाका है ये जीरम घाट बताया जाता है, और यहीं पे हमला हुआ, और उसके बाद चारों तरफ कैंप स्थापित किए गए। और जो जानकारी मुझको मिली है सर कि दरबा डिवीज़न कमेटी इस वक्त पे जो इस इलाके में सक्रिय रहा, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। जैसा माओवादी संगठन का देखा जाए तो मतलब उनकी कई जो डिविजनल कमेटी है, एरिया कमेटी है या लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड है, यदि विलोपित हो गई या दो फॉर्मेशन एक साथ मिलकर अभी सक्रिय हो रहा है। इस टाइप का मतलब पहले जो उनका एक एक जो संगठन का जो ताकत है वो कहीं ना कहीं उनका कैडर स्ट्रेंथ कम होते जी गई। कई सरेंडर हुआ, कई मुठभेड़ के पश्चात उनके डेड बॉडी रिकवर की गए थे, कई गिरफ्तारी हुआ, और इस कारण से मतलब माओवादी संगठन का कई जैसे खासतौर पर यदि दरबा डिवीजन का बात करेंगे, उनका 3 एरिया कमेटी है, मलांगिर एरिया कमेटी, कटेकलिन एरिया कमेटी और कांगर घाटी नेशनल पार्क एरिया कमेटी है। तीनों में उनका कैडर स्ट्रेंथ काफ़ी कम होते जा रहा है। इसलिए दो जैसा एरिया कमेटी एक साथ मिलकर घूम रहा, कभी 2 प्लेटून एक साथ मिलकर घूमने का जानकारी मिल रहा है। उनके दोनों संगठन मिलने के बावजूद भी उनका संख्या काफ़ी कम है। लेकिन हम इस बात से लेकर
लेकर भी मतलब थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। माओवादी कैडर का जो संगठन का ताकत स्ट्रेंथ कम होने के कारण से हम उनका जो घटना का अंजाम देने का जो कैपेबिलिटी है उसका कम आंकलन नहीं कर रहा नहीं है। कर सकते। हमको सतर्क रहना पड़ेगा। मतलब जो एक भी माओवादी कैडर मतलब आईडी को ब्लास्ट कर हमारा नुकसान पहुंचा सकता है, जो ग्रामीण को जान माल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए माओवादी संगठन जितना भी संख्या उनका कम हुआ, हमको उतना ही गंभीरता से उसका डील करना पड़ेगा। तब तक आखिरी जो माओवादी कैडर का जो इलाका से सफाई नहीं होगा तब तक हम चयन का नींद नहीं सो सकता है। सर 7 जिलों में नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर की हमने बात कर ली। कोंडागांव और कांकेर का जो इलाका है वहाँ कहाँ कहाँ माओवादियों की मौजूदगी है, और इस इलाके में माओवादियों का कौन सा संगठन, कौन सा डिवीज़न काम करता है, कौन सी एरिया कमेटी काम करती है, कौन से कमांडर्स हैं सर इस इलाके में? जैसा कोंडागांव के जो सीमावर्ती इलाके रहते हैं, जैसा जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव और बीजापुर का जो संगम इलाका होता है उसका आम भाषा में पल्ली बारसू रोड के रूप में लोग जानते हैं। उसका जो स्टेट हाईवे 5 है, दल्ली राजहर से आपका अंतागढ़ से होकर नारायणपुर होकर ये पल्ली बारसू होकर नीचे आरनपुर, जयरोंडा होकर अंत में फिर किस्टाराम, गोलापल्ली, मराईगुड़ा तक पूरा बस्तर संभाग को ऊपर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ये कौन सी सड़क है सर, कहाँ से गुजर रही है? जैसे ये दल्ली राजहर से लेकर जो नारायणपुर होकर ये रोड जाते हैं, मतलब पल्ली बारसूर के रूट में जाकर जो अंत में जो किस्टाराम और गोलापल्ली होकर लास्ट जो हमारा जो मराईगुड़ा होते हैं, मतलब ये पूरा उत्तर से लेकर मतलब दक्षिण तक बस्तर को, जैसा इंद्रावती नदी मतलब पूर्वी से लेकर पश्चिमी दिशा में बहती है उसी टाइप का ये रोड जो स्टेट हाईवे 5 है, जो बस्तर संभाग के एक लाइफ लाइन के रूप में जैसा 1970s 1980s के समय में काम कर रहे थे। मतलब लोकल व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क हुआ करते थे। जैसा जयरोंडा है जो इलाका है, जैसा इमली का सबसे एशिया का सबसे एक बड़ी बाजार उत्पादन हुआ करता था, बड़ी बाजार के रूप में इसको शनाख्त होते थे। मतलब लोग जो रिश्तेदारी में आना जाना के लिए और अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को लेकर व्यापार करने के लिए ये सब रोड का यूज़ किया करते थे। जो नक्सल शमशेर जैसा बढ़ती गई, फिर ये पल्ली बारसू रोड कहीं ना कहीं मतलब अस्तित्व से बंद हो गए थे। फिर पुनः इस रोड को जैसा कड़ाईमेटा में कैंप खुल गई, बोदली में कैंप खुल गई, इन सब कैंप के माध्यम से हम इस रोड को पुनः चालू कर दिया गया। लगभग 35 वर्ष के पश्चात अभी स्टेट हाईवे 5 जो पुनः एक्टिव हो गई है, इस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो वहाँ स्थिति सामान्य हो गई है सर? जैसा लोग का आवक जावक अभी बढ़ गई है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा बढ़ गई है उस इलाके में, और जो बच्चे लोग का जो स्कूल जाने के लिए अभी उस सड़क पे यात्री बस को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया था। हाँ, जैसा उसका माओवादी का इस सब परिस्थिति में उनका तकलीफ होती, क्योंकि हमेशा चाहते हैं मतलब क्षेत्र की जनता को अंधेरे में रखते हुए उनका जैसा बाहर की दुनिया से संपर्क से वंचित रखकर अपना हुक्म चलाने का माओवादियों का एक सिद्धांत रहते हैं। तब हम कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रयास किए, तो माओवादी को इसमें काफ़ी तकलीफ हुआ। लोग क्षेत्र के लोग को मतलब बाहर की दुनिया से संपर्क करने से वंचित रखने के लिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी को जलाने के घटना का अंजाम दे रहे थे, और बाहर के लोग अंदर तक ना जाए उसके लिए भी माओवादी द्वारा लगातार प्रयास की जाती है। इसके बावजूद दोनों तरफ का मूवमेंट है, जो बाहर के लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में भी आकर जो बस्तर में क्या कुछ और उसका देखने के लिए, समझने के, यदि टूरिस्ट के रूप में या एक्टिविस्ट के रूप में या जर्नलिस्ट के रूप में बस्तर संभाग में अभी विगत 3-4 वर्ष में काफ़ी बड़ी संख्या में, कोविड के समय में जरूर कुछ कम हुआ, लेकिन पोस्ट कोविड में अभी जैसा वर्ष 2022 को देखे जाएगा, बस्तर में टूरिज्म के सबसे पर्यटकों की संख्या बढ़ते जा रही है लगातार। सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो टूरिज्म में 2022 में रहा, और जैसा भी फ्लाइट कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है, जैसा हैदराबाद से जबलपुर से रायपुर तक फ्लाइट सर्विस भी नियमित रूप से चल रहा है। इन सब के कारण से मतलब जो हमें जो कनेक्टिविटी है जो काफ़ी हद तक बढ़ रहे थे। मतलब मैं इस बात को इससे जोड़ते हुए बता रहे थे, जो कोंडागांव जिला में जो नक्सल गतिविधि मतलब जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इलाके में सीमित रह गए, उस इलाके में भी हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। और जैसा नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स के एक वर्गीकरण होते हैं जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, और उसके बाद फिर सामान्य रूप से प्रभावित जिला, और तीसरा एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की नाम से उसका वर्गीकरण की जाती है, ताकि तो ये 3 तरह का वर्गीकरण है। उसमें सबसे जो कम प्रभावित जिला को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न के रूप में पहचान की जाती है। हमारा संभाग के जो कोंडागांव जिला भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आ गई थी। इसके मतलब बहुत
जल्दी मतलब ये नक्सल मुक्त जिला के और आगे बढ़ सकता है। जैसा पहले भी मैं बताए थे, हम जैसा नक्सल के जो गतिविधि का कम आकलन नहीं कर सकता, इन इलाका में भी, कोंडागांव इलाका में भी, अन्य इलाका जहाँ पर नक्सल गतिविधि अभी कम हो गई उधर भी हम उतना ही सावधानी और सतर्कता रखना पड़ेगा। लेकिन यदि कई विषय पर हम आकलन करते हैं, उस हिसाब से कोंडागांव जिला काफ़ी हद तक सामान्य जिला की ओर से आगे बढ़ते जा रहा है। और कांकेर में कैसी स्थिति है सर? कांकेर में जैसा कुछ इलाका जैसा कोयलीबेड़ा क्षेत्र है, जैसा नारायणपुर और कांकेर के जो सीमावर्ती इलाका, जो आबूझमाड़ के जो उत्तर इलाका है, और जो कांकेर के जो कोठी नदी की इलाका जहाँ पर एक सिक्योरिटी वैक्यूम इलाका हुआ करते थे, उसी में माओवादी का थोड़ा बहुत अभी उपस्थिति है। और उस इलाका में भी अभी धीरे धीरे जो आगे हम बढ़ते जा रहा है। उसी कारण से जो उत्तर बस्तर क्षेत्र में भी जो कांकेर इलाका में भी नक्सल गतिविधि, जैसा प्रतापपुर कोयलीबेड़ा इलाका में माओवादियों का काफ़ी मजबूत उपस्थिति एक समय में हुआ करते थे। उधर जैसे मेरकी नदी और कोठी नदी के ऊपर जो काफ़ी चौड़ी नदी हुआ करते थे, उसमें जो आना जाने के लिए जो पुलिया नहीं होने का फ़ायदा माओवादी द्वारा वो इलाका पूरी तरह से कटा हुआ था। 2 पुलिया निर्माण करने के लिए हमने कैंप स्थापित किया था। वो दोनों पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुकी है। अभी क्षेत्र की जनता का आवाजाही काफ़ी सुविधा प्राप्त हो रहा है। इन सब कारण से जो कांकेर जिला में भी काफ़ी हद तक अभी स्थिति सामान्य होते जा रहा है। जो शेष इलाका जो रह गई उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उस इलाके में भी नक्सल समस्या को जो समाधान करने का हमारा एक कार्य योजना है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार फिर मैं मैप की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए समझाना चाहूँगा कि माओवादियों की जो गतिविधि है पूरे बस्तर में नहीं बल्कि बस्तर के कुछ पैकेट में सिमट कर रह गया है। पिछले 4.5 सालों में पुलिस द्वारा टोटल 64 कैंप खोले गए हैं और 64 कैंप के खुलने के बाद माओवादियों का एक जो बड़ा प्रभाव इलाका है वो उनसे छूट चुका है। सुकमा और बीजापुर का बिल्कुल दक्षिणी जो हिस्सा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये जो हिस्सा है यहाँ माओवादियों की पकड़ मजबूत है। इसके साथ ही दंतेवाड़ा और बीजापुर का जो सीमावर्ती इलाका है, जो ये आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, दरअसल ये किरंदुल की पहाड़ियों को दर्शाता हुआ एक नमूना है। इस इलाके में माओवादियों का पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी काम करता है। इसके बाद ये नंबी गलगम का जो इलाका देख रहे हैं, दरअसल बीजापुर का ही इलाका पड़ता है। नंबी और गलगम में हाल के दिनों में कैंप खोला गया है। नंबी गलगम काफ़ी प्रभावित इलाका हुआ करता था एक वक्त पे। और उसके साथ ही ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल नेशनल पार्क एरिया है और यहाँ पे माओवादियों की उपस्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके साथ नारायणपुर का अबूझमाड़ का जो इलाका है, नारायणपुर जिला है, नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में माओवादियों की पकड़ बेहद मजबूत है और यहाँ पे माओवादियों के टॉप लीडर्स के छिपे रहने की भी संभावना और इन्फॉर्मेशन लगातार आते रहते हैं। और इसके साथ ही नारायणपुर कांकेर का जो सीमावर्ती इलाका है, इस इलाके में थोड़ी सी गतिविधियां हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। कोंडागांव में की बात करें तो जैसा कि बता रहे थे बस्तर आईजी की माओवाद प्रभावित इलाकों को, जिलों को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न के रूप में, उस पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न, तो कोंडागांव जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न के रूप में दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ बस्तर और सुकमा की बात करें तो यहाँ भी माओवादियों की मौजूदगी काफ़ी कम हो गई है। जैसा कि ये जो इलाका है, जैसा मैंने पहले बताया कि ये जीरम घाट का जो हिस्सा है, इस इलाके में माओवादियों के दरबा डिवीज़न एरिया कमेटी काम करती है और वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इसके साथ दंतेवाड़ा बीजापुर का जो सीमावर्ती इलाका है और दंतेवाड़ा सुकमा का जो सीमावर्ती इलाका है सर, यहाँ भी माओवादियों की मौजूदगी दर्ज की जाती है समय समय पे। जैसा अंत में मैं अपने ओर से आपके माध्यम से दर्शक को ये बताना चाहूँगा, जैसा आप नक्शा में ये देख रहे इलाका है जो बस्तर का जो संपूर्ण बस्तर संभाग के क्षेत्र का हम इस नक्शा के माध्यम से दर्शाने के लिए कोशिश की गई है। और इसमें जो रंग दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का, जो वास्तव में जो बस्तर जो प्राकृतिक सौंदर्यता से
परिपूर्ण है। और जैसा शांतिपूर्ण इलाका रहा जो नक्सल की जो आने के पहले हैं, और जैसा नक्सल संगठन जैसा आए थे, फिर बस्तर जो ये हरी रंग मतलब लाल रंग के रूप में तब्दील होना शुरू हुआ, लेकिन पुनः वापस जो लाल रंग कम होते हैं, जो बस्तर पुनः जो एक शांति के जो टापू के रूप में अपना उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहा है, और जो नक्सल गतिविधि धीरे धीरे सिमटते जा रहा है। और ये पूरा क्षेत्र है जो स्थानीय लोगों का, जो इधर का मूल निवासियों का जो क्षेत्र है, वो लोग अपना इच्छा अनुसार, अपना मर्जी अनुसार ज़िंदगी जीना चाहिए। उनके लिए शासन का दायित्व है, मतलब वो जैसा क्षेत्र की जनता जिस तरीके से अपना ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहते, आने वाला पीढ़ी जिस तरीके से अपना आप को भविष्य को निर्माण करना चाहते, उसका मदद करना, उनका फैसिलिटेट करना जो शासन की ओर से सुरक्षा बल प्रशासन हम सबका काम है। लेकिन नक्सली बीच में क्षेत्र की जनता को हितैषी के रूप में अपने आप को अंदर प्रवेश किया, लेकिन वो हितैषी न रह गई, क्षेत्र की जनता के विलन के रूप में, जैसा 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को हत्या की गई थी। इस प्रकार के एक नकारात्मक उनका रवैया रहा, जिसके कारण से धीरे धीरे उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसकता जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से क्षेत्र की जनता का सहयोग हमें मिल रहा है, और जो नक्सली को सहयोग कम होते जा रहा है, और उसी हिसाब से आने वाला बहुत जल्दी ये शिला का पुनः एक शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में अपना पहचान बनेगा, और बाहर के लोग बस्तर का विजिट कर सकता है आकर, मतलब इधर का जो प्राकृतिक सौंदर्यता, इधर का जो देवी देवता के प्रति लोगों का आस्था है, इधर का जो जनता का जो इस माटी से उनका जुड़ाव है, ये सबको देख सकता है और महसूस कर सकता है। मैं आपके माध्यम से जो दर्शक को आमंत्रित करते हैं, मतलब बस्तर में आए और बस्तर के बारे में और नज़दीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, और बस्तर के प्रति एक सकारात्मक जो ओपिनियन बिल्ड हो रहा है उसमें आप भी एक भागीदारी बनिए। जी बिल्कुल सर, इस रिपोर्ट को कवर करने के पीछे हमारा यही उद्देश्य रहा है कि बस्तर में नक्सलवाद और बस्तर केवल और केवल हिंसात्मक गतिविधियों की वजह से नहीं जाना जाता है, बल्कि बस्तर की जो परंपरा है, बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर में पाए जाने वाले जो वनौषधियाँ हैं, इसके साथ ही बस्तर की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो देखते ही बनती है। अब जैसा कि मेरा उद्देश्य था ये बताना था मैप के माध्यम से कि भाई पूरा का पूरा बस्तर नक्सलियों के कब्ज़े में नहीं है, पूरे के पूरे बस्तर में नक्सलियों की उपस्थिति नहीं है, केवल कुछ पैकेट्स हैं जहां पे माओवादियों की मौजूदगी है, और इस हद तक मौजूदगी है कि उस इलाके में अभी भी सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती, सरकार नहीं पहुंच पाती जिसे आपने हमने चुना है। वहां पहुंचने के लिए जवानों को भी 400 से 500 की संख्या में उस इलाके में एक ऑपरेशन प्लान करना पड़ता है। इस दौरान भी कई बार ऐसा हुआ कि जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि 2021 के बाद से नक्सल उन्मूलन पे निकले हुए जवान या एंटी नक्सल ऑपरेशन पे जा रहे जवानों को कोई बड़ी कैजुअलिटी का सीधे तौर पे सामना नहीं करना पड़ा है, एम्बुश में नहीं फंसे हैं। हालांकि इसी साल अरनपुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। बहरहाल यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पिछले कुछ समय के मुकाबले अभी माओवादी वास्तव में सेटबैक पर नज़र जरूर आ रहे हैं। हालांकि वो अलग अलग वारदातों को अंजाम दे के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जो माओवादियों के प्रभाव से पूरी तरह से टूट चुके हैं। जहां माओवादी एक वक्त पे अपनी समानांतर सरकार चलाते थे, आज वहां माओवादियों को पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्क़त के साथ सावधानी बरतनी पड़ रही है। आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से ये भी समझाना था, ये भी बताना था कि बस्तर आप आइए, आपका स्वागत है। बस्तर इतना भी ख़तरनाक नहीं है जितना आप सोचते समझते हैं। बस्तर बेहद खूबसूरत है, बस्तर में स्वागत है आपका। बस्तर की खूबसूरती निहारने ज़रूर आइएगा। और वैसे भी अब मानसून शुरू होने वाला है, मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है। मानसून में बस्तर तो पूरी तरह दुल्हन की तरह सज जाता है। स्वागत है आपका बस्तर में, आइएगा बस्तर ज़रूर। और इसके साथ ही मेरे जो दर्शक हैं जिन्होंने मुझे ये सलाह दिया था कि मैप के माध्यम से दर्शकों को ये समझाऊं, बताऊं कि किस किस इलाके में माओवादियों की पकड़ बहुत ज़्यादा है, उस दर्शक का नाम, उनका नाम है अनुष्क भारद्वाज। मैं उन्हें फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से मैं ये रिपोर्ट आपको दिखाने में, समझा पाने में कामयाब हुआ। संभवतः आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और आप ये समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा बस्तर नक्सलियों के कब्ज़े में नहीं है।
कुछ इलाके ही हैं जो नक्सलियों के प्रभाव में हैं। बहरहाल, अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो सबसे पहले इसे साझा ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ हम बस्तर से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स, ज़मीनी रिपोर्ट्स आपको दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद। ये पहले के मुकाबले ज़्यादा